नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शियाटिका के कारण के बारे में, जिसका नाम है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कंडीशन होती क्यों है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं। मैं डॉक्टर आमोद आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि शियाटिका एक दर्द है जो पीठ से या बटक एरिया से उठ करके पाँव में जाता है और काफ़ी लोगों को ये काफ़ी परेशान कर सकता है। तो इसी दर्द का एक कारण है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं कि ये पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है। पिरिफॉर्मिस एक मसल का नाम है जो कि हमारे बटक एरिया में काफ़ी डीप होती है और इस मसल का काम होता है कि आपके पाँव को बाहर की तरफ रोटेट करने में मदद करती है। तो ये मसल जो है आपके सेक्रम वाले एरिया से निकल करके जा करके जो थाई बोन जो होती है जिसे हम फीमर कहते हैं उसके ऊपरी भाग में जा करके जुड़ती है और इस मसल के बिल्कुल पास से एक नस निकलती है जिसका नाम है शियाटिक नर्व। और ये नर्व जो है ये पाँव के मेजॉरिटी ऑफ द रीजन यानी कि पाँव के एक अधिकतर भाग को सप्लाई करती है और कंट्रोल करती है। तो अगर किसी वजह से इस मसल में परेशानी आ जाए और तो वो इस नस को यानी कि इस नर्व को इरिटेट कर सकती है जो इसके पास से जा रही है और उसी वजह से शियाटिका जैसे सिम्टम्स आते हैं यानी कि पाँव में दर्द जाना, झंझनाहट जाना, सुनपना जाना। इस कंडीशन को हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर मैं इस एनिमेशन मॉडल की स्किन हटा दूं तो ये मसल जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं ये पिरिफॉर्मिस मसल है और आप ये पीली-पीली जो देख रहे हैं ये नस है शियाटिक नर्व जो कि इस मसल के नीचे से निकल रही है। मैंने चमड़ी को हटा दिया है और अब आप इसको और भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि कितनी पास से होकर के ये शियाटिक नर्व जो है वो गुजरती है। तो शियाटिका ज़्यादातर स्पाइन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से होती है यानी कि डिस्क बल्ज हो गया, स्लिप डिस्क हो गई। लेकिन ये एक कारण है जिसमें स्पाइन के बाहर नस पे दबाव आने की वजह से वैसे ही सिम्टम्स आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि पता कैसे चलेगा ये कंडीशन है यानी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो इस बीमारी से ग्रस्त जो लोग होते हैं या इस परेशानी से ग्रस्त जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उनके बटक में दर्द हो रहा है और वो दर्द जो है वो पाँव के पिछले भाग से होता हुआ यानी कि थाई के पिछले भाग से होता हुआ लात तक जाता है और ये बैठने पे ये दर्द बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हिप की मूवमेंट्स करी जाएं तो उसकी वजह से भी ये दर्द बढ़ जाता है। ये दर्द एक डल एक की तरह या एक बिजली के झटके की तरह या एक शूटिंग या बर्निंग सेंसेशन की तरह भी महसूस हो सकता है और बैठने पे ये परेशानी बढ़ती है और बहुत बार लोग जो हैं वो सीधा बैठ नहीं पाते हैं। जिस तरफ ये परेशानी है वो उस तरफ को उठा करके बैठते हैं। कभी कभी उन लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे बटक के उस हिस्से में एक लंप है या एक स्वेलिंग है और वहाँ पे दबाने से दर्द उठता है। इसके अलावा जब वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या इंक्लाइंस पे चलते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है और लेटने पे इस दर्द में आराम आता है। औरतों में यानी कि महिलाओं में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये कंडीशन दर्द कर सकती है। तो हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे कि ये कंडीशन यानी कि पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम आखिर होती क्यों है। तो ये देखा गया है कि महिलाओं में ये कंडीशन 6 गुना ज़्यादा कॉमन है और ख़ास करके जो मिडिल एज महिलाएं होती हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है या जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस बाइकर्स हो गए या ऑफिस वर्कर्स हो गए या टैक्सी या ट्रक ड्राइवर हो गए, इन सब लोगों में भी ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। और एक और कारण जो हो सकता है इस कंडीशन का कि जो मसल की और जो नस का जो बनावट है उसमें अगर कोई वेरिएशन आ जाए यानी कि कई बार ये देखा गया है मसल 2 हिस्सों में बटी होती है और वो जो नस उसके नीचे से निकलती है ज़्यादातर कभी-कभी वो मसल के बीच में से होके जाती है, कभी-कभी मसल के ऊपर से भी जाती है। तो अगर ऐसी एनाटॉमिकल वेरिएशंस हो यानी कि बनावट में बदलाव हो, हम सब लोग अलग हैं।
तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि नर्व जो है वो इरिटेट यानी कि नस जो है वो इरिटेट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमा हो, यानी कि कोई बटक पे गिर जाए उस तरफ, या कोई सर्जरी हुई हो, या पीठ में या आपके पेल्विस के जोड़ों में प्रॉब्लम हो, तब भी ये कंडीशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ओवर यूज़ की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या लंबे दूरी तक चलने की वजह से मसल में स्पैज़म आ सकता है, और स्पैज़म की वजह से वो थोड़ी छोटी हो जाती है, और उसकी वजह से भी इस नस पे दबाव हो सकता है। उसके अलावा कई लोगों को कैंसर की वजह से रेडियोथेरेपी मिलती है, और उसकी वजह से ये मसल थोड़ी छोटी हो जाती है, यानी कि एट्रोफी हो जाती है इसमें। उस कंडीशन में भी देखा गया है कि ये नस के इरिटेट होने का चांस ज़्यादा रहता है। और अगर आपके पाँव में या पीठ में या पेल्विस में कुछ बैलेंस प्रॉब्लम है या बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो उन कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिम्टम्स सारे सेम रहते हैं, जैसे कि आपके शियाटिका के सिम्टम्स हैं जो कि एक स्लिप डिस्क में पाए जाते हैं, वैसे ही सिम्टम्स इस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो नस की इरिटेशन हो रही है वो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन के अंदर नहीं हो रही है, बल्कि बाहर पेल्विस के अंदर हो रही है। तो दोनों कंडीशंस के बारे में डिफरेंशिएट करना, यानी कि सही से जानना कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम सही ट्रीटमेंट करके आपको आराम दे पाएंगे। तो डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो एक हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से शुरू होता है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि प्रॉब्लम है कहाँ, हम एमआरआई की मदद लेते हैं। ये एमआरआई आपके स्पाइन का भी हो सकता है और पेल्विस का भी हो सकता है। और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं नसों के और मसल्स के, जिनकी मदद हम तब लेते हैं जब हम सही से जान नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम स्पाइन से आ रही है या बाहर से आ रही है। एक और डायग्नोसिस को कंफर्म करने का जो अच्छा विकल्प है वो है इंजेक्शन का। अगर इस मसल में इंजेक्शन किया जाए और अगर आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है, तो ना सिर्फ ये आपको रिलीफ देता है, बल्कि डायग्नोसिस को कंफर्म करने में भी मदद करता है। तो एक बार हमने कंडीशन को डायग्नोस कर लिया, तो अगला अहम सवाल है कि ट्रीटमेंट के लिए क्या विकल्प हैं, हम कर क्या सकते हैं इसको हटाने के लिए। तो छोटे समय में, यानी कि शॉर्ट टर्म में, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉडिफाई करना ज़रूरी है। थोड़े समय के लिए रेस्ट लेना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि मसल जो है बार बार इरिटेट ना हो और नस को तकलीफ़ ना दे। थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ में फिज़ियोथेरेपी, जिसमें कि हम स्ट्रेचिंग करते हैं इस मसल की, यानी कि पिरिफॉर्मिस की, और जो पाँव के पीछे और मसल हैं जैसे कि हैमस्ट्रिंग की, उनकी भी स्ट्रेचिंग करते हैं। और कुछ मसल को हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके वो मसल्स जो पाँव को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ले जाती हैं। इनके साथ में हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी होते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स भी होते हैं, और नसों पे काम करने वाली ख़ास दवाइयाँ होती हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छा विकल्प जो मेरी नज़र में है वो है इंजेक्शंस। तो ये इंजेक्शंस अल्ट्रासाउंड की मदद से किए जाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मदद से हम मसल को देख सकते हैं, उसके पास जो ये नस निकल रही है इसको देख सकते हैं, आसपास अगर कोई ब्लड वेसल्स हैं उनको भी देख सकते हैं। और उस जब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से देख करके इंजेक्शन करते हैं, तो ना सिर्फ इंजेक्शन की एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, बल्कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। तो एक इंजेक्शन करने का तरीका सेम है, लेकिन हम दवाई क्या डाल रहे हैं और कहाँ थोड़ा-सा डाल रहे हैं, उसमें अंतर आ जाता है। और दवाइयों में जो हमारे पास विकल्प हैं उसमें प्रमुखतः 2 हैं। एक तो हो गई स्टेरॉइड्स और लोकल एनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन, जिसमें कि लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो मसल को इरिटेट होने से रोकते हैं, उनको थोड़ा शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जो स्टेरॉइड्स हैं वो इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। दूसरा जो हमारे पास विकल्प है वो है बोटॉक्स इंजेक्शन का। बोटॉक्स इस मसल को रिलैक्स यानी कि पैरालाइज कर देता है, और कुछ समय के लिए, जब तक वो काम कर रहा होता है, जो कि कुछ महीने तक है, मसल जब क्योंकि रिलैक्स्ड रहती है तो नस पे दबाव नहीं पड़ता है, इसीलिए आपके सिम्टम्स में आराम आता है।
और ये हमारे लिए एक मौका होता है जिसमें कि हम इस मसल को स्ट्रेंथन कर पाएँ और जो रूट कॉज़ हैं प्रॉब्लम का उनको हटा पाएँ, साथ में फिज़िकल थेरेपी कर पाएँ। तो इन सब विकल्पों की मदद से इस कंडीशन से निजात पाया जा सकता है या इसकी सिवियरिटी को कम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और आपको अपनी कंडीशन को अच्छे से समझने में ये मदद करेगी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन पे डालिए और मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। अंत में मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।